जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके क्लास 10th एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। इसको स्टूडेंट्स हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हम आपको आंसर्स बता देंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना चैप्टर, ब्यूटीफुल द चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहीं से अपना ये चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट इज पावर शेयरिंग, यहीं से अपने चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना पहला ही टॉपिक आता है व्हाट इज पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, पहला स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। पावर शेयरिंग है कि पावर जो होती है ना किसी भी कंट्री की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ऑर्गन्स में। जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है कोई भी लॉ बनाना, कोई भी रूल बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, और उस लॉ को चेक करने का काम किसका होता है, ज्यूडिशरी का होता है कि वो लॉ सही है या नहीं। तो 3 ऑर्गन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के जो हॉरिजॉन्टली होते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट्स। तो वहाँ पे भी, और फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दैट इज पावर शेयरिंग, यानी पावर का बांटना, है ना। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग means distribution of power, means distribution of power, means distribution of powers, distribution of powers among what, among different organs, among different organs कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। दूसरी चीज़ डिफरेंट लेवल्स में आपके 3 लेवल आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कौन कौन आ जाते हैं, जो वीकर सेक्शंस होते हैं किसी भी सोसाइटी के, डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन तक पावर्स पहुंचाना, वुमेन्स तक पावर पहुंचाना, है ना। इन सब जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं वहां तक भी पावर पहुंचाना, दैट इज सोशल ग्रुप्स। ये है स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन। सो एज, एक और चीज लिख लीजिए, सो एज टू इंश्योर, so as no single authority becomes too powerful, जिससे कि क्या हो, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी पावरफुल ना बन पाए, कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। क्या चीज़, पावर शेयरिंग ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि कोई भी सिंगल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए स्टूडेंट। तो पावर शेयरिंग क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ अ कंट्री, सो एज नो सिंगल अथॉरिटी बिकम्स टू पावरफुल। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स,
वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्पल में एज इट इज़ डेफिनेशन पावर शेयरिंग की लिखने आ सकती है, नोट कर लीजिए आप। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रफ। चलिए अब स्टूडेंट्स आपके इसी चैप्टर में 2 कंट्रीज़ के केस स्टडी दिए हैं, उन केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं कि उन श्रीलंका एज वेल एज बेल्जियम 2 कंट्रीज़ की केस स्टडी दी है, जिस केस स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगाएंगे कि दोनों कंट्रीज़ ने कैसे अपनी डाइवर्सिटी एथनिसिटी को जो है मेंटेन किया, कैसे उन्होंने डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने पे काम किया, या फिर क्या हुआ श्रीलंका में, क्या हुआ बेल्जियम में, ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बेल्जियम का, पहली केस स्टडी किसकी है, बेल्जियम की है, तो बेल्जियम को डिस्कस करते हैं। बेल्जियम स्टूडेंट्स एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, कैसी कंट्री, स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, स्मॉल यूरोपियन कंट्री है एक। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस केस स्टडी में, आपकी बुक में इससे रिलेटेड दिया हुआ है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई बेल्जियम में, सॉरी पहले तो वहाँ की पॉपुलेशन कंपोजिशन की, पॉपुलेशन कैसी थी वहाँ पे, कैसे वहाँ डाइवर्सिटी थी, दूसरी चीज़ फिर वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर उन्होंने उनका सॉल्यूशन क्या निकाला, और फिर उसका रिजल्ट क्या आया। तो हमें यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स स्टडी करने हैं बेल्जियम कंट्री से रिलेटेड, और फिर हमें इससे कुछ कंक्लूजन मिलेगा। चलिए देखते हैं बेल्जियम ने क्या था। तो यहाँ पर पहले देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन से रिलेटेड। पॉपुलेशन कंपोजिशन में ये था स्टूडेंट्स कि कंट्री तो एक बहुत छोटी है बट इसमें डाइवर्सिटी है, जैसे कि कंट्री में थे 59% कौन थे, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी 59%, या फिर आप लिख सकते हैं डच स्पीकिंग पीपल थे 59%, है ना, हाँ 59%। दूसरा 40% कौन थे यहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग, 40% थे फ्रेंच स्पीकिंग। अच्छा एक वर्ड मैंने यूज़ किया था कुछ देर पहले, एथनिसिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन एनी पर्टिकुलर एरिया, तो उसको एथनिसिटी बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का प्रेजेंट होना, पीपल्स। तो यहाँ पर जो थे 59% थे डच स्पीकिंग कम्युनिटी और पीपल्स थे, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, रिमेनिंग 1% जर्मन स्पीकिंग थे, 1% आर जर्मन स्पीकिंग, जर्मन बोलते थे वो लोग। तो यहाँ पर 3 तरीके के लोग पाए गए, 3 तरीके के सोशल ग्रुप्स पाए गए, वो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप, लैंग्वेज के बेसिस पे है ये कुछ ग्रुप्स, जैसे कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, और जर्मन स्पीकिंग पीपल, 3 तरह की कम्युनिटी यहाँ पे पाई जा रही थी। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इनके कैपिटल से रिलेटेड कि कैपिटल में क्या था। ये तो हो गया पूरी कंट्री में कि पूरी कंट्री में कैसी पॉपुलेशन थी, डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे, एज वेल एज जर्मन स्पीकिंग थे। अब इनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे क्या कंडीशन थी वो देखते हैं, ब्रुसेल्स में क्या कंडीशन थी। आपने स्टूडेंट्स इतना नोट कर लिया होगा। चलिए इन सब ऑब्जेक्टिव्स आते रहते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन से रिलेटेड, श्रीलंका की, बेल्जियम की, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।
दैट इज इनका कैपिटल में क्या हाल था? बेल्जियम इन कैपिटल कैपिटल में क्या थी? कैपिटल थी क्या इनकी? ब्रुसेल्स, BRUSSELS। ब्रुसेल्स में क्या कंडीशन थी? ब्रुसेल्स में देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था? 80% फ्रेंच स्पीकिंग, 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एंड 20% डच स्पीकिंग, 20% डच स्पीकिंग थे। मतलब जो कंट्री में जो कि मेजोरिटी में डच थे वो कहाँ आके कैपिटल में आके थोड़े से माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए थे, है ना। और जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल में आके मेजोरिटी में कन्वर्ट हो गए, है ना। उनकी मेजोरिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई। तो 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% आर व्हाट? डच स्पीकिंग पीपल्स। तो यहाँ पे जो है उल्टा हो गया, पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी है लेकिन कैपिटल में डच स्पीकिंग पीपल की माइनॉरिटी है, कम लोग हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब जबकि हमें पता चला कि पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है लेकिन कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कंट्री में प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिच, एजुकेटेड, इंटेलिजेंस उनके पास ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा है और वो पावरफुल भी हैं। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो पावरफुल भी हैं और वो रिच भी हैं, लेकिन है माइनॉरिटी में पूरी कंट्री में, लेकिन तब भी वो रिच हैं, पावरफुल हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल में मेजोरिटी है ना। तो ये जो है इससे जो डच स्पीकर्स होते हैं, डच स्पीकिंग पीपल होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम तो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना। तो क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होते हैं वो ज़्यादा स्किलफुल हैं, इंटेलिजेंट ज़्यादा है, रिच भी ज़्यादा है, पावरफुल भी ज़्यादा है इस कंट्री में। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालेगी बेल्जियम गवर्नमेंट? पहले हम आपको प्रॉब्लम्स लिखवाते हैं, फिर हम आपको सॉल्यूशंस लिखवाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं आप। अब डिस्कस करते हैं बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आई और फिर से उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाले। डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम एज वेल एज सॉल्यूशंस। चलिए फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। बेल्जियम प्रॉब्लम्स, बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम्स आई? बेल्जियम प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल। कैसी है? रिच है और पावरफुल है। कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल। ये आप आर हटाइए क्योंकि ये पहले की बात है। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल थी। दूसरी तरफ जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी कैसी थी स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैंने आपको बताया फेल करती थी। वो ये सोचती थी कि हम मेजोरिटी में तो हैं लेकिन हमारे पास पावर कम है, तो वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फेल्ट करती थी कि हम लोग डिस्क्रिमिनेटेड हैं, ऐसा वो खुद के बारे में सोचते थे। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी कैसी थी? फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। वो खुद को ये समझते थे हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, ज़्यादा एजुकेशन फ्रेंच वालों को दी जा रही है, कैपिटल में भी वही ज़्यादा है, स्किल भी उनके पास ज़्यादा है, जॉब्स भी उन्हीं के पास ज़्यादा है। तो ऐसा डच स्पीकिंग पीपल सोचते थे। तो ये थी यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या थी कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो रिच थी, पावरफुल थी, स्किलफुल थी, एजुकेटेड थी।
वहीं डच स्पीकिंग पीपल इनके मुकाबले खुद को कंपैरिजन में क्या समझते थे कि हम तो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, हमको कंट्री अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। तो ये तो थी इनकी प्रॉब्लम। अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आया। नोट दिस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स। आपने प्रॉब्लम्स नोट कर ली होंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं इन्होंने सॉल्यूशंस क्या निकाले। इनके जो सॉल्यूशंस है ना वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या सॉल्यूशंस लिए, उससे क्या रिजल्ट निकला, वो दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती। चलिए सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशंस क्या लिए गए, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए। इन्होंने क्या किया, अपने ही बेल्जियम में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने किए। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन्होंने की। अमेंडमेंट्स 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने की। कब से कब तक, 1970 से 93 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते रहे। इन्होंने किया क्या उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पावर को शेयर किया, पावर को डिवाइड किया, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच इन्होंने पावर को डिवाइड किया। बिटवीन सेंटर एंड व्हाट स्टेट, इन दो चीज़ों के बीच इन्होंने पावर को डिवाइड किया। दूसरा इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया कि पावर को तो डिवाइड किया ही इन्होंने सेंटर और स्टेट्स के बीच, इन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे। इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का इन्होंने इक्वल नंबर रखा। डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने इक्वल नंबर रखा। किस चीज़ का इक्वल नंबर रखा, मिनिस्टर्स का, कि डच स्पीकिंग भी और जो फ्रेंच स्पीकिंग है दोनों ही बराबर रहें, जिससे कि जो है डच स्पीकिंग पीपल वो क्या ना कर सकें, वो फील ना कर सकें कि वो डिस्क्रिमिनेटेड है। दोनों के मिनिस्टर्स, मंत्रियों का नंबर बराबर रखा फ्रेंच और डच का, और इन्होंने पावर को शेयर किया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई लोकल लेवल पे, जिससे कि क्या हो सके, लोकल लेवल पे जो लैंग्वेज के मैटर हैं, जो कल्चरल मैटर हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सके। और इन्होंने एक और चीज़ करी कि स्टेट्स को इन्होंने अंडर नहीं रखा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर फंक्शंस, वो अपने फंक्शंस के लिए इंडिपेंडेंट थे, नॉट डिपेंड ऑन सेंटर, वो सेंटर पे डिपेंड नहीं थे। कौन, स्टेट्स। तो इन्होंने मेन तो ये दो किए कि इन्होंने पावर को डिवाइड किया सेंटर और स्टेट्स में, इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रखे सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक और है तो वो और आपको लिखवा देते हैं। चलिए इसको करते हैं आप, दो और हैं वो दो और आपको लिखवा देते हैं, 4 हो जाएंगे अमेंडमेंट्स। पहले 2 अमेंडमेंट तो आपको क्लियर ही हो गए होंगे कि इन्होंने पावर को डिवाइड किया है सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब दूसरे डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि अदर्स क्या थे सॉल्यूशन। 2 और सॉल्यूशन थे, 2 सॉल्यूशंस और क्या थे इनके। थर्ड सॉल्यूशन इनका क्या रहा, स्टेट्स नॉट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहेंगे, वो उनकी खुद के पावर्स अलग अलग हैं। ठीक। फोर्थ इन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर कल्चरल एंड लैंग्वेज मैटर्स। लैंग्वेज और कल्चरल मैटर के लिए इन्होंने क्या किया,
लैंग्वेज मैटर्स के लिए इन्होंने यही चीज़ की कि भाई एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ऐसा भी आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किस कंट्री में थी, तो बेल्जियम में थी, है ना। तो ये दो और थे इनके सॉल्यूशंस। चलिए इसको रब करते हैं और अब डिस्कस करते हैं श्रीलंका की प्रॉब्लम। अच्छा, जब इन्होंने इतना सब कुछ अच्छा किया तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट भी यही आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और एक कंट्री यूनाइटेड रहेगी। इससे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इससे ये होगा स्टूडेंट्स कि बेल्जियम कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगी और यूनाइटेड भी रहेगी। तो देखिए कितना अच्छा काम हुआ कि जब पावर शेयरिंग हुई तो कंट्री यूनाइटेड भी रह गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी रिड्यूस हो गए सोशल ग्रुप्स के, और बढ़िया से पावर डिवाइड हो गया। सोशल ग्रुप्स जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, कंट्री थे, वो भी एम्पावर्ड हो गए, है ना। तो हर चीज़ इसमें हो गई। तो बढ़िया से बेल्जियम ने एकदम मस्त काम किया। चलिए अब करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका ने थोड़ी सी गड़बड़ करी। बेल्जियम ने तो सब अच्छा किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई और वहाँ पे बढ़िया से एकदम यूनिटी भी मेंटेन हो गई, है ना। अब देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन हो गई कहाँ पे, बेल्जियम में, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी मेंटेन करी, उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अब डिस्कस करते हैं श्रीलंका की कंडीशन की श्रीलंका की कंडीशन क्या है। श्रीलंका पहली बात तो एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका। इसकी एथनिक कंपोजिशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। ये कौन सी कंट्री, एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, वाटर से, तो आइलैंड कंट्री फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसकी रिलेटेड देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन से। पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, 74% सिन्हलीज मतलब सिन्हाला, इधर पे एक लैंग्वेज है सिन्हाला। तो सिन्हाला को स्पीक करने वालों को क्या कहा गया, सिन्हलीज कहा गया। ये थे कौन, ये थे बुद्धिस्ट। कौन थे, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे सिन्हलीज, बुद्धिस्ट थे और इनकी मेजोरिटी थी, दे आर इन मेजोरिटी, कंट्री में मेजोरिटी इनकी ही थी। और यहाँ पे प्रॉब्लम भी यही क्रिएट होगी मेजोरिटी से रिलेटेड। ये क्या करेंगे, खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेंगे और बुद्धिज़्म जो है उसको अपना एक स्पेशल वो देंगे स्टेटस बुद्धिज़्म को। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी तमिल्स के साथ। तो दूसरे हैं यहाँ पे तमिल्स आर 18% कौन है यहाँ पे, तमिल्स है। अब तमिल्स में भी दो हैं, 13% है श्रीलंकन तमिल्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स, एंड 5% इंडियन तमिल्स हैं, 5% इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स यहाँ कैसे पहुँच गए, ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन पीरियड प्लांटेशन के लिए गए थे इंडिया से श्रीलंका तमिल्स। कब गए थे, जब कोलोनाइजेशन यानी ब्रिटिश रूल था, प्लांटेशन के लिए गए थे। कहाँ, श्रीलंका। तो ये वहीं के होकर रहेगा। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, 74% इनकी, और माइनॉरिटी किसकी है, तमिल्स की। तो ये माइनॉरिटी के साथ क्या करेंगे, ये मेजोरिटी अपनी गवर्नमेंट बना लेगी और माइनॉरिटी के साथ ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करें। पहले तो आप ये पॉपुलेशन कंपोजिशन नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई। चलिए इस पॉपुलेशन कंपोजिशन को करते हैं रब। अब डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आई श्रीलंका में से रिलेटेड। मैंने आपको तो वैसे बता ही दिया है, प्रॉब्लम यही आएगी कि ये जो मेजोरिटी वाले पर्सन्स हैं, मेजोरिटी सेनालीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये अपने ही कुछ लॉज बनाएंगे। मेजोरिटी में है तो ये इनको दबाने की कोशिश करेंगे। कोई भी अगर मेजोरिटी में होगा स्टूडेंट्स तो वो क्या करेगा, माइनॉरिटी वालों को दबाने की कोशिश करेगा, प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से इन्होंने दबाने की कोशिश की और फिर उससे क्या होगा, उससे फिर यहाँ पे वॉर हो जाएगी, है ना। ये मेंटेन बैलेंस नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे वॉर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम्स क्या थे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत सारे थे। प्रॉब्लम्स ए,
एक क्या, एक ही प्रॉब्लम है, मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम, मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम था यहाँ पे, मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम। कैसे थी मेजोरिटेरियन प्रॉब्लम? क्योंकि उन्होंने चलाया सिन्हाला ओनली एक्ट, सिन्हाला ओनली एक्ट इन्होंने पास किया था श्रीलंका वालों ने। कब? 1956 में। 1956 में इन्होंने सिन्हाला ओनली एक्ट पास किया, यानी कि सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सिन्हाला एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फिर हमारे जो तमिल्स रहे उन्होंने डिमांड करी कि तमिल को भी आप कुछ करिए लैंग्वेज का, है ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तमिल तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ की कुछ नहीं करा। श्रीलंका की मेजोरिटी गवर्नमेंट थी सिन्हालास की। इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को एक स्पेशल, बुद्धिज़्म ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस दिया बुद्धिज़्म को, स्पेशल स्टेटस दे दिया बुद्धिज़्म को। तो यही प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गई, है ना। यहीं पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि जब आपने बुद्धिज़्म को स्पेशल स्टेटस दे दिया, जब आपने सिन्हाला को, ये सिन्हाला यहाँ पे एन भी है, सिन्हाला को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, है ना। आपने बुद्धिज़्म को स्पेशल स्टेटस दे दिया, और आपने जो है तमिल्स हैं उनको आपने डिस्क्रिमिनेट किया। तमिल्स डिस्क्रिमिनेटेड इन, तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया बहुत सारी चीज़ों में। तमिल्स डिस्क्रिमिनेटेड इन, उनका साथ भेदभाव किया गया इन जॉब्स, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, जॉब्स। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल पावर नहीं मिली उन्हें, पॉलिटिकल पावर में उनको डिस्क्रिमिनेट किया। और तो और उन्हें आपने, इन्होंने एजुकेशन में भी किया, एजुकेशन। तो वहाँ पे तो सॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छे लिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ही एक तो बहुत ही, इन्होंने जो प्रॉब्लम ही खतरनाक क्रिएट करके रखी थी मेजोरिटेरियन वाली, और इन्होंने कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकाला। इससे रिजल्ट हुआ कि सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर मतलब कंट्री के ही लोगों में आपस में लड़ाई हो जाना, आपस में फाइट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर, है ना। कंट्री के सिटीजन्स में ही फाइट हो जाना, तो यहाँ पे सिविल वॉर होगा और कुछ नहीं। रिजल्ट आप इतना नोट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों सिविल वॉर हुई श्रीलंका में, फिर हम आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने प्रॉब्लम्स कर ली होंगी नोट, इनको करते हैं हम और देखते हैं क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। इससे रिजल्ट हुआ कि सिविल वॉर हो गया। रिजल्ट क्या है कि यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। रिजल्ट श्रीलंका में रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट सिविल वॉर। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों ही देशों में देखा, बेल्जियम, दोनों ही कंट्रीज़ में आपने देखा, बेल्जियम एज वेल एज श्रीलंका में, कि इन्होंने पावर शेयरिंग करने से अपनी यूनिटी को मेंटेन किया, यूनिटी मेंटेन्ड, इन्होंने यूनिटी मेंटेन करी अपनी पावर शेयरिंग करके। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा ही काम हुआ, यहाँ पे सिविल वॉर हो गई। कोई यूनिटी तो मेंटेन नहीं हुई, सिविल वॉर और हो गई। यहाँ किस वजह से यूनिटी मेंटेन हुई थी, पावर शेयरिंग की वजह से, पावर शेयरिंग। यहाँ पे कोई पावर शेयरिंग हुई क्या, नो पावर शेयरिंग, नो पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरी फाइट ही हो गई, पावर शेयरिंग नहीं हुई तो, है ना। और इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे इनकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही, यहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना लिया, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो वीकन हो गई, डेमोक्रेसी वीकन। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया ही है अपनी तरफ से कि यहाँ पे देखिए सिविल वॉर हो गई, यहाँ पे यूनिटी मेंटेन रही। कितना डिफरेंस आया सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से
कि इन्होंने पावर शेयर किया, इन्होंने कोई पावर शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे सिविल वॉर हो गई, यहाँ पे यूनिटी मेंटेन रही, यहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गई, यहाँ पर डेमोक्रेसी वीकन हो गई। तो ये आपके 2 केस स्टडी थे जो आपको करने थे, जिनसे आपको पता चला कि पावर शेयरिंग अच्छा है या फिर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स अच्छी है। तो आपको पता लग गया होगा कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है। वैसे हमने 2 पॉइंट से देखना है, प्रूडेंशियल रीजंस एज वेल एज मोरल रीजंस। चलिए अब देखते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं कि लिखिए प्रूडेंशियल रीजन लिखिए एज वेल एज मोरल रीजन लिखिए। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये बोर्ड पूछती रहती हैं। आपको लिखवा देते हैं 2 रीजंस, प्रूडेंशियल एज वेल एज मोरल रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, प्रूडेंशियल क्यों है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पावर शेयरिंग। क्योंकि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। पहली चीज़ तो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, दूसरा ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। हमने अभी श्रीलंका केस में देखा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई थी वहाँ पे ना, और सिविल वॉर हो गया। तो सिविल वॉर का मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और बेल्जियम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और यूनिटी भी मेंटेन थी इन डाइवर्सिटी में। इसके बाद देखें तो ये तो 2 गए प्रूडेंशियल की, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और जो है अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर होगी। दूसरी चीज़ आते हैं मोरल रीजंस, कि भाई पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको पावर शेयरिंग करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि पावर शेयरिंग में पीपल जो होते हैं उनके पास कंसल्ट करने का, गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड टॉपिक से बात करने का जो है राइट होता है। तो डिस्कस करते हैं वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है, वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, चलिए एक एक करके डिस्कस। पहले डिस्कस करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस क्या क्या है प्रूडेंशियल रीजंस। ए, दैट इज reduces conflicts among social groups। अमंग जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, तो उनके बीच क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरी चीज़ प्रूडेंशियल रीजंस में कि इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चलिए दूसरे रीजंस होते हैं मोरल रीजन। ये आपके एग्जाम में आएंगे, आपको एज इट इज़ लिख के आना है स्टूडेंट्स एग्जाम में। मोरल रीजंस क्या है, बिकॉज पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ व्हाट, पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, की स्पिरिट है, दैट्स व्हाई इट इज। और दूसरी चीज़ पीपल हैव राइट टू कंसल्ट, विथ गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट भी कर लेता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स एज इट इज़ दिस पॉइंट, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, मोरल रीजंस एज वेल एज प्रूडेंशियल रीजंस। एज इट इज़ ये आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं, एज इट इज़ आपको ये लिखकर आने हैं एग्जाम्स में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में भी अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। इन दोनों में डिफरेंस आता है तो ये दोनों अलग अलग, मतलब हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसमें पहला फॉर्म जो होता है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर, दूसरा होता है वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। हम इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। ये आपके एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, डिवीज़न ऑफ पावर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसको ऐसा ना लिख के एक टेबल बनाते हैं बढ़िया सी, ऐसा तो ये कम जगह पड़ जाएगी। अपन बढ़िया सी टेबल बना के डिफरेंस स्टडी करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल एक तरफ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक तरफ लिखते हैं वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर इज डिवाइडेड, यहाँ पे जो पावर होती है, पावर डिवाइड्स बिटवीन, आप इसको एज इट इज़ नोट करिए, पावर डिवाइड्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे डिवाइड होती है, ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। जैसे कि पहला दैट इज़ लेजिस्लेचर, मैंने आपको पहले ही बताया लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पे लॉ को बनाया जाता है ना, लेजिस्लेचर। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो कि क्या करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, एग्जीक्यूटिव वो है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, एज वेल एज जुडिशियरी। ये होगा यहाँ पे जो पावर होती है वो डिवाइड होती है, पावर डिवाइड्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, में यहाँ पर डिवाइड होती है। कौन कौन सी डिफरेंट लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर 3 में ये पावर जो है वो डिवाइड होगी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल पावर में, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर में क्या होगा, जो पावर होगी वो डिवाइड होगी किन के बीच, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच। यहाँ पे जो वर्टिकल डिवीज़न है, यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड होगी किन के बीच, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट। 3 में ये डिवाइड होगी। नोट दिस स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नोट करिए स्टूडेंट्स आप इसको। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। ये आपको स्टूडेंट एज इट इज़ लिख के आना होगा आपके एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इनका लेवल क्या है, मतलब कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो है अपना हॉरिजॉन्टल, वो है एग्जिस्ट करता है सेम लेवल पे, और जो वर्टिकल डिवीज़न होता है पावर का वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट लेवल पे। तो चलिए इसको लिखते हैं, सेकंड पॉइंट, एग्जिस्ट एट द सेम लेवल, एग्जिस्ट्स एट सेम लेवल। कैसे सेम लेवल पे, जैसे हम सेंटर में देखें तो सेंटर में भी हमारे क्या होंगे, ये तीनों ही होंगे, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। स्टेट में देखें तो वहाँ पे भी तीनों होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट लेवल में होते हैं।
सेंटर में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में, तो ये एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल, एग्जिस्ट्स एट डिफरेंट लेवल, एग्जिस्ट्स एट डिफरेंट लेवल। चलिए ये हो गया। अब डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में एज वेल एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट करेंगे सेम लेवल पे, ये एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट लेवल पे। आपको लिखाते हैं थर्ड पॉइंट कि इनका पर्पस क्या होता है। ये क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर को जो है ये क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, और ये क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाएंगे। तो इनका पर्पस क्या होता है, reduces concentration of power, reduces concentration of power, concentration of power को ये रिड्यूस कर रहा है ना। कुछ पावर लेजिस्लेचर पे, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव पे, कुछ पावर जुडिशरी पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा, मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। यहाँ पे एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज होगा, एफिशिएंटली, एफिशिएंटली क्या होगा, ये मैनेज होगा। फोर्थ पॉइंट अगर यहाँ पे हो जाए तो ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, ये सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ये बेस्ड होता है फेडरल सिस्टम पे, फेडरल सिस्टम। आपका नेक्स्ट चैप्टर ही फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में भी डिवीज़न ऑफ पावर होता है, फेडरल सिस्टम। ये किस पे बेस्ड है, फेडरल सिस्टम पे बेस्ड है। और ये किस पे बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर को सेपरेट किया गया है 3 ऑर्गन्स में। गवर्नमेंट 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो तीनों में सेपरेट किया गया है पावर को। यहाँ पर रिड्यूस होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इसका पर्पस होता है, और इसका पर्पस होता है मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। नोट दीजिए स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स। फिर अपन चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट। क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या है यहाँ, ईच ऑर्गन चेक्स द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन। यानी कि यहाँ क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में, कि जो जुडिशरी होती है ना, वो चेक कर रही होती है जो लॉ बना है पार्लियामेंट ने। जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी उसको चेक कौन करेगा, जुडिशरी चेक करेगी। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पावर में प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क, चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे वर्क करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क, बैलेंसेस वर्क करता है। दैट इज, इसमें हम आपको लिखवा भी देते हैं, जुडिशरी या ईच ऑर्गन चेक्स अदर ऑर्गन, जुडिशरी चेक्स लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। जो लॉ बनाएगा उसको चेक कौन करेगा, जुडिशरी। ये होता है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल तो नहीं होता, नो प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, नो प्रिंसिपल, नो सच प्रिंसिपल, बट स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। क्या होता है, स्टेट्स गवर्नमेंट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास, बट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटर। बट स्टेट गवर्नमेंट्स,
यहाँ पे ऐसा कोई प्रिंसिपल चेक्स एंड बैलेंसेस का तो नहीं है, बट स्टेट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स। स्टेट की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं, इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ सेंटर। सेंटर से इंडिपेंडेंट पावर होती है, वो अपने काम खुद करता है। कौन? स्टेट्स। नोट दीज पॉइंट्स स्टूडेंट्स ऑल्सो। 5th पॉइंट आपको एज इट इज़ डिफरेंस एग्जाम में लिखकर आना है, जिससे आपको फुल मार्क्स गेन हो सके। आपने ये भी नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस था, जिससे क्या हो रहा था, जुडिशरी और अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट चेक द अदर ऑर्गन। ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि कोई ऑर्गन कहीं अनलिमिटेड पावर तो यूज़ नहीं कर रहा, कहीं लेजिस्लेचर अपने मनमाने लॉस तो नहीं बना रहा है, तो इसके लिए कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करता है। यहाँ पे कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है वर्टिकल डिवीज़न में, लेकिन स्टेट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है सेंटर से हटके। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल कि किन कंट्रीज़ में हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर है और किन कंट्रीज़ में वर्टिकल। तो इंडिया में तो दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है और ये भी है। इंडिया और यूएसए में है हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल लास्ट दैट इज एग्जाम्पल इंडिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एग्जाम्पल है इंडिया एंड बेल्जियम, बेल्जियम यहाँ पे है। नोट कर लीजिए, आपका ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको टू फॉर्म्स ऑफ पावर डिवीज़न आपको मैंने एक ही जगह पे समझा दिए। पावर शेयरिंग के 2 फॉर्म्स, एक तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न एज वेल एज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, एक ही लेवल पे हमने पावर को शेयर किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गन्स में भेजा, डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एज वेल एज लोकल लेवल्स। यहाँ पे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल नहीं था, यहाँ पे था। वो बेस्ड था किस पे? सेपरेशन ऑफ पावर पे। ये किस पे बेस्ड था? फेडरल सिस्टम पे बेस्ड था। यहाँ पे जो थे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट पावर थे स्टेट्स के पास। तो बहुत सारे, मतलब हमारे इंडिया में दोनों ही चीज़ें हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। चलिए अब इसको करते हैं रहा। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर में एक और चीज़ थी कि कहीं कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर ना चली जाए, तो उस चीज़ को इसने रोका। और वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर में तो क्या ही था, वहाँ पे मेन एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली मैनेज हो रहा था। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया क्लियर, किस किस के बीच, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच। और यहीं पर डिस्कस हो गया वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। अब डिस्कस करते हैं 2 और, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। 2 और रह गए, 2 डिस्कस हो गए हैं 4 में से, 2 और बाकी हैं। उन 2 को और डिस्कस कर लेते हैं। चलो पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। 3rd, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच पावर का डिवीज़न होता है। इनमें क्या होता है कि पावर को शेयर किया जाता है अमंग सोशल ग्रुप्स। जैसे कि मान लीजिए कंट्री लाइक इंडिया है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो कुछ सोशली वीक ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि वुमेन्स है ना, SC STs एज वेल एज OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो कुछ वीकर सेक्शंस भी हैं सोसाइटी के, कुछ रिच सेक्शंस भी हैं सोसाइटी में। तो वीकर सेक्शंस को भी पावरफुल बनाने के लिए, पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए यहाँ पे सोशल ग्रुप्स में डिवीज़न ऑफ पावर किए जाते हैं। यानी कि पावर शेयर्स अमंग सोशल ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयर्ड विथ यहाँ पे किसके साथ पावर शेयर की जाती है? पावर शेयर्ड विथ सोशल ग्रुप्स, चाहे फिर वो
सोशल ग्रुप्स, चाहे फिर वो आपके लिंग्विस्टिक हों या फिर वो रिलीजियस हो, चाहे फिर वो आपके लिंग्विस्टिक हों, चाहे फिर वो आपके रिलीजियस हो, जैसे भी हों उनके बीच आपको पावर शेयर करनी ही पड़ेगी। चाहे वो आपके लिंग्विस्टिक हों, चाहे वो आपके रिलीजियस हो, आपको पावर शेयर करनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और वगैरह वगैरह, है ना। जैसे कि जो वो सिक्स होते हैं तो उनको भी हमें पावर पहुंचानी होगी, है ना। SCs STs हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन देना। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं क्या किया है इंडिया जैसी कंट्री ने, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन। और वुमेन भी तो एक वीकर सेक्शन था सोसाइटी का, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है ना, लेजिस्लेचर में। तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, जो रिजर्वेशन सिस्टम चला है उस तरीके से क्या हो रहा है, पावर शेयर की जा रही है सोशल ग्रुप्स के साथ। रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, आपने देखा होगा कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं SCs के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, किसी किसी असेंबली, कहीं कहीं पे देखें तो कोई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा वगैरह में सीट्स रिजर्व होती हैं SCs STs के लिए या फिर वुमेन्स के लिए। आपने कहीं गांव पे देखे होंगे, आपके लोकल में जब इलेक्शन होते होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा ही होगा कि सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन्स के लिए, है ना, इन सब के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। तो ये तो था आपका रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो कहाँ पे, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। दूसरा एग्जाम्पल लिखवाते हैं आपको, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में। वैसे आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आप लिख देंगे रिजर्वेशन फॉर SCs STs एंड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर्स, ये सब आप लिखेंगे। OBCs के लिए रिजर्वेशन इन जॉब्स वगैरह, तो इनके थ्रू वो क्या करता है, पावर शेयर करता है। चलिए अब लास्ट रह गया है ना, पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पावर पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आपने नोट कर लिया होगा। अब दिस इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर को शेयर करना। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होती है पावर शेयर पार्टीज इन कंटेम्पररी टाइम्स। आज के समय में देखें तो इंडिया की जो सिटीजन्स है वो एम्पावर्ड हो गए। जैसे फार्मर्स ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, अपने एक क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर दिया है पॉलिटिक्स में, तो फार्मर्स उसके लिए वोट करते हैं, बाकी सिटीजन्स भी अपने हिसाब से ही वोट करते हैं। तो क्या होता है आजकल की कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, अलाइंसेस बना लेते हैं। इलेक्शन के पहले ही अलाइंसेस बनाए जाते हैं कि ये पार्टी हमारे साथ रहेंगी। जैसा अभी BJP की गवर्नमेंट है तो उनका भी एक अलाइंसेस है NDA करके, तो वो अपना अलाइंस बनाती हैं। तो आजकल गठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है गठबंधन की सरकार, क्योंकि लोग अलग अलग पार्टीज को वोट दे रहे हैं, है ना। एक मेजोरिटी में पार्टी वोट, इतने वोट नहीं ले पा रही है कि वो गवर्नमेंट बना सके, इसलिए अलाइंसेस की बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है इंडिया में कि पावर शेयर हो रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। जैसे क्या हो रहा है इसके थ्रू, जब शेयर हो रही है पावर, तो इससे क्या हो रहा है, इससे तो एक तो डेमोक्रेसी बढ़िया मेंटेन होगी, है ना। इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, अगर आप देखें आजकल क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकारें बन रही हैं। तो उससे हो क्या रहा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच पावर शेयर हो रही है। और इससे होता क्या है कि कोई भी पार्टी अपनी मनमानी नहीं चला पाती। अगर मान लीजिए कि एक पार्टी है, गठबंधन की सरकार बनी, कुछ पार्टीज़ के मेंबर अलग अलग पार्टीज़ हैं। अब जो मेजोरिटी पार्टी है जिसने ज़्यादा वोट गेन किए वो कही मैं ये करूँगा, और अगर दूसरी पार्टी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसको मानना ही पड़ेगा। मतलब सब लोग मिलकर ही कोई रूल लॉ बना पाएंगे। तो ऐसा है इसमें। और आप देखें तो अब तो अपोजिशन पार्टी भी एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। अपोजिशन पार्टी
इसी के अकॉर्डिंग अपोजिशन पार्टी को भी पावर मिलती है। अपोजिशन पार्टी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, इसी डिवीज़न ऑफ पावर की वजह से क्या हो रहा है, अपोजिशन पार्टी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी सेकंड अपोजिशन पार्टी क्या होती है, आपको ये बता देते हैं पहले। तो अपोजिशन पार्टी वो पार्टी होती है जो कि सेकंड हाईएस्ट वोट गेन करी होती है ना कंट्री में। जो फर्स्ट गेन होती है वो तो पार्टी बना ही लेती है अलायंस बना के, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है कंट्री में वो अपोजिशन पार्टी बनाती है। जैसा अभी कांग्रेस है ना, कांग्रेस है अपोजिशन पार्टी में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसी पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। और आजकल बहुत बढ़िया हो रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोई भी पार्टी अपनी मनमानी नहीं चला पाती। तो ये था हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर, आप इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, अब ये चैप्टर आपको इजी लगने लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम यहाँ पे क्लास 10th की साइंस के सारे चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अब हम SST स्टार्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे इसको भी अपलोड कर देंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट चैप्टर। जय हिंद।